बूढ़े कहे कि भाई सही गतम नहीं जाओ इन वास्ते मृत्यु भोज करना भी जरूरी। एक सामाजिक परिपाटी ऐसी क्यों बनी कि लोग ये मानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे यदि हम मृत्यु भोज पीछे खर्च नहीं करते। ये रूढ़िवादिता क्यों हुई? ये रूढ़िवादिता उनका आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहा होगा? आया आपको पता ही है कि अब किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। पर वो समाज में ये होता है, हाँ, प्रेशर आता है। हाँ, प्रेशर आता है। किसी का नाम लेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। परंतु बलदेव सिंह जी, जब आप कई बार मंचों पे कहते हो कि जो मेरे दादाजी थे वो इस जो पूरा रूढ़िवादिता का जो दौर था जिसमें कई प्रकार की कुरीतियां भी थी और सामंतवादी लोग थे वो काफी हैवी थे, उस समय वो दौर कैसा था और उस समय के बाद में अब आप क्या बदलाव देख रहे हैं? सिंह कई मंचों पर कहते हैं कि नशा बंद करो, कुरीतियां खत्म करो। क्या नशा ही एक कुरीति है या समाज में इसके अलावा भी अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं जिनको हमें बिल्कुल जड़ से खत्म करना है? देखो, समाज भी मैंने सुना है आप कहते हो कि भाई नशा बिल्कुल बंद करो, लेकिन सरकार को कहीं माने तो रेवेन्यू भी इनसे ही ज्यादा मिलता है। तो ये चीजें क्यों बनी और क्यों ये आखिर समाज में आखिर घुल मिल गई और समाज को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया? के अंदर कर्नल बलदेव सिंह को एक मानव नाम की उपाधि मिली, ये आपने क्यों सोचा और क्यों आप चाहते थे कि मैं छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी भावना स्थापित करूं जैसे जो भी है राजपूत हैं या फिर जो भी जिस जाति के मेघवाल हैं, जाट हैं, वो सब सामंजस्य बना के आपसी तालमेल जो उनके बीच में कई बार दरारें होती हैं, जो खाई होती हैं, उसको भरने के लिए आपने शायद मानव शब्द का यूज किया होगा कि हम सबको एक साथ लेके चले। हाँ बिल्कुल, वो में चले गए। फिर आपने देश की में अनेक प्रकार की अपनी सेवाएं दी। फिर बलदेव सिंह के मन में यह ख्याल कब आया कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं? ये आपके अंदर आइडियोलॉजी कैसे आई? पूरी चर्चाएं क्षेत्रों के अंदर फैली हुई हैं, जैसे कुछ दहेज को लेकर या फिर मृत्यु भोज को लेकर जो राशि आती है उसमें ज्यादातर दिखावा होता है और बताया यह जाता है कि हमने इसको दान में दे दिया, ये दिखावा किया जाता है, लेकिन पीछे के रास्ते वो ये सब कुरीतियां को चालू भी रखते। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि दिखावा ना करके आप उन राशि को किसी गरीब को, किसी अनाथ को आप दें और उनका सहयोग करें? राम राम, नमस्कार, हूँ सवाई सिंह खारीबेरी और आप देख रहे हो आरसी मीडिया रो पॉडकास्ट। आज पॉडकास्ट इस सीरीज मायने में हमेशा आपने विशेष शख्सियत हूँ रूबरू कराऊं और आज हमारे साथ है भारतीय सेना रा कर्नल बलदेव सिंह जी उपयों बातचीत करोला कि आखिर यो रो शुरुआती दौर की कर रही हो। सबों पहला सब आप रो घणो स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद सवाई सिंह जी। सबों पहला तो मार्गदर्शक है जितने उनमें आप रो परिचय बचपन। अच्छा, बिल्कुल। सवाई सिंह जी, मैं आगोले गांव के अंदर में एक छोटा सा आगोले एरिया के अंदर में देवगढ़ है, देवगढ़ छोटा सा विलेज है, ये हमारा गांव है। देवगढ़ गांव से बिलोंग करता हूं और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय नैनाराम जी चौधरी है और मेरे एक छोटा भाई है धर्माराम जी चौधरी और हम यहाँ पहले इस रेवेन्यू विलेज को टिकड़ों की ढाणी बोलते थे, आजकल रेवेन्यू विलेज देवगढ़ है। और मैं भारतीय सेना के अंदर में 1985 के अंदर में गया था और उस टाइम जब ज्वाइन किया था उस टाइम मैं एक आर्मी एजुकेशन कोर के अंदर में सिपाही गया था, परंतु 13 साल तक लगातार पढ़ाई करता रहा और उस टाइम हायर सेकेंडरी करके गया था और मेरे मन के अंदर में कुछ तमन्ना ऐसी थी कि जिंदगी में कुछ अच्छा मुकाम हासिल करना है, क्योंकि जब आगोड़े से जब निकला था तो मैं स्कूल टॉपर था। 3 साल जोधपुर में पढ़ा और उसके आगे एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खराब थी और यहाँ पे अकाल पड़ते थे उस जमाने के में ज्यादा। वो दौर कैसा था बलदेव सिंह जी, जब आप कई बार मंचों पे कहते हो कि जो मेरे दादाजी थे वो इस जो पूरा रूढ़िवादिता का जो दौर था जिसमें कई प्रकार की कुरीतियां भी थी और सामंतवादी लोग थे वो काफी हैवी थे, उस समय वो दौर कैसा था और उस समय के बाद में अब आप क्या बदलाव देख रहे हैं? वो समय और उस समय का तो बस कोई मुकाबला नहीं है। आज हम एक तरह से, मैं बच्चों को कहता हूँ कि जो इस समय के अंदर में आज से 15, 20, 30 साल पहले से लेकर के अभी जो बच्चे पैदा हुए हैं वो वास्तव में ही मानव इतिहास के स्वर्णिम काल के अंदर में पैदा हुए हैं। हमारे पिताजी क्योंकि हम तो आजादी के बाद पैदा हुए, पर मेरे पिताजी कहते रहते थे कि उनके हाथ में क्या निशान होता था, तो वो निशान कभी कभी हम कहते थे कि काका कहीं लागू थारे, तो वो कहता है कि भाई ये मेरी गुलामी की निशानी है। तो मैंने कहा कैसे गुलामी की निशानी है? तो कह रहे थे कि हमारे एक बार दादी जी जो है वो भाता लेकर के, सिर पे जो टोकरी में भाता लेकर के और खेत गए थे और शाम को जब वापस आ रहे थे तो एक कनवारिया मिल गया सामने। और उस जमाने के अंदर में जो लोग
भूख थी बहुत ज्यादा और अकाल भी पड़ते थे, इतना ज्यादा अनाज भी नहीं होता था, तो लोग, कुछ लोग हो सकता है कि वो सिटिया विटिया काट के चोरी करके लेके आ जाते थे, और वो काटने के ऑर्डर्स नहीं थे कि जब तक जागीरदारों के आप हासिल नहीं दे दोगे तब तक आप एक सिटिया काट करके लेकर नहीं जा सकते। तो उस कनवारी ने कहा ये डोकरी क्या लेके जा रही है? तो मेरी दादी ने कहा कुछ नहीं कि मैं तो बातों लेन गई ने, हमारा बर्तन वर्तन है हमारे ऊपर ने, बच्चों है हाथ है। मेरे पिताजी जो है वो छोटे थे और दादी की टोकरी के अंदर में सो रहे थे। तो कनवारी ने कहा कि इसमें भार बहुत है, डोकरी झूठ बोल रही है। तो उसने आप देखा ना था, वो कनवारी जितने होते थे उनकी जो लाठी होती थी उसके एक लोहे का भाला होता था, नुकीला था भाला होता था आगे चेक करने के लिए। तो उसने आप देखा ना था और मेरी दादी की उसके टोकरी के अंदर में वो भाला मार दिया। वो पिताजी को लगा, पिताजी के हाथ में लग गया। अब वो कहीं सिर पे लग जाता तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, पर वो हाथ में लगा तो पिताजी चिल्लाए और खून भी आ गया। तब तक वो कनवारिया भाग गया। मेरी दादी ने वो ओडी नीचे रख करके भागी पीछे, पर वो मिला नहीं, कनवारिया था तो भाग गया। तो घर आए, उस जमाने में इलाज भी कुछ नहीं थे, तो करा करके घर में छोटा मोटा इलाज, पट्टी वट्टी बांधी होगी, खून रोका होगा। और उस टाइम पिताजी कहते थे कि माँ जो को एक आरेरो हिटियो राग थी। अच्छा। एक आरेरो हिटियो लगा पर रोग जो कोई इलाज हुआ कोई, पर वो निशान रह गयो, तो निशान रह गया था। वो कहते थे गुलामी की निशानी है। आज हम प्रजातंत्र के अंदर में हैं। प्रजातंत्र के अंदर में हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। हर बच्चा जो है जितनी प्रोग्रेस करना चाहता है उसको सब तरह की प्रोग्रेस के लिए उसके रास्ते खुले हैं। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, वो पहले कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे। बलदेव सिंह जब आर्मी में चले गए, फिर आपने देश की में अनेक प्रकार की अपनी सेवाएं दी, फिर बलदेव सिंह के मन में यह ख्याल कब आया कि मैं पर्यावरण के लिए कुछ करूं, अपने समाज के लिए कुछ करूं? ये आपके अंदर आइडियोलॉजी कैसे आई? देखो, दो चीजें, एक तो समाज के लिए मुझे करने के लिए मृत्यु भोज और इससे रिलेटेड कुरीतियां छुड़वाने के लिए आया, और दूसरा पर्यावरण के लिए पौधे लगाने का विचार आया। इसके दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि मैं जब 9th के अंदर में गया जोधपुर में पढ़ने के लिए, तो पहले आर्थिक स्थिति मैंने आपको जैसे बताया कि खराब थी, तो पिताजी ने इधर उधर से पैसे व्यवस्था करके मेरे को जोधपुर में भेजा। जुलाई 82 के अंदर में जोधपुर में गया मैं, और दिसंबर 82 के अंदर में दादाजी की डेथ हो गई। दादाजी की डेथ हुई तो फिर मृत्यु भोज करना पड़े, खर्च करना पड़ गया, अपन मारवाड़ी भाषा में कहवे। तो जो खर्च करना पड़ गया, तो पहले 2-3 हजार रुपए मेरे को जोधपुर भेजने में खर्चा आ गया था, और 17,000 रुपए का मृत्यु भोज कर दिया, तो 20,000 रुपए का पिताजी पे कर्जा हो गया। पिताजी ने कहा कि भाई अब तो अब आगे कैसे पढ़ाएंगे, इतना कर्जा हो गया, तो बड़ा बेटा है यार, अब थारमा तो कर्जो हो जाए, तो ब्याज बाहर है तो कैसे करेंगे। पर एनी हाउ वो फिर पिताजी के साथ में बातचीत करके, पिताजी के पास में जो भी सोना चांदी था माताजी के पास था, तो वो 10वीं और 11वीं मैंने कंप्लीट की। 12वीं फिर मैंने जब 10वीं की, उसके बाद में फॉर्म भर दिया फौज में। मुझे पता था कि आगे हायर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो 10वीं करने के बाद मैंने फॉर्म भर दिया, और मैंने 11वीं करते करते मेरी फौज के अंदर में सर्विस के लिए फाइनल हो गया था, पर कॉल लेटर नहीं आया था। तो कॉल लेटर नहीं आया तो मैंने कहा अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा, यदि एडमिशन नहीं लूंगा और घर आ गया तो फिर यहीं बैठा रह जाऊंगा। तो किसी रिलेटिव से पैसा लेकर के बीएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। बीएससी फर्स्ट ईयर करते करते मैं फौज के अंदर में चला गया। स्कूल का टॉपर था आगुड़ाई का। मेरे मन के अंदर में एक चीज दब करके रह गई कि मैं यदि एजुकेशन कंटिन्यू कर लेता तो मैं यहीं तुरंत नौकरी लग जाता, और आसपास के अंदर में पिताजी के पास में और माता पिताजी का भी यहीं से सपोर्ट करता रहता, परिवार को भी सपोर्ट करता रहता। मेरे को दूर जगह कहीं जाना नहीं पड़ता, मजबूरी थी तो मेरे को जाना पड़ गया। तो ये मेरे अंदर में एक मृत्यु भोज के प्रति क्या मृत्यु भोज नहीं करना पड़ता तो मारे पिताजी मन स्कूल नहीं छोड़ावता, मन बीएससी करवा देता। वो दौर आपने काफी नजदीक से देखा? वो नजदीक से देखा मैंने। देखा तो मेरे मन के अंदर में एक ऐसी सी इस मृत्यु भोज रिलेटेड चीजें घृणा सी पैदा हो गई कि यार अननेसेसरी इतना सारा लोगों ने बुलापुरान है, हीरान बीजान है, लाफीन बीजान है, मतलब मौत रे माथे जश्न मनाओ पे, ढोल नगाड़ा बजाओ, लारे ब्याह कराओ, शौक की तरह से, मतलब एक तरह से दुख होता है, शोक होता है, और उसको हम खुशी की तरह मनाते हैं। तो इसे घृणा हो गई।
तो तब से मैंने मृत्युभोज खाना छोड़ दिया। घर में भी आता था तो यहाँ पे मैं कहीं गांव में के अंदर मृत्युभोज खाने के लिए नहीं जाता था। और उसके बाद में जब मैं थोड़ा सा और आगे हायर एजुकेशन वगैरह ले ली फौज में रहते रहते, तो मैंने उसके आर्टिकल भी लिखने शुरू कर दिए डिफरेंट मैगजीन के अंदर में। एक आगरा से जाट समाज की किताब चलती है, उसके अंदर मैंने मृत्युभोज की अगेंस्ट में बड़ी कटाक्ष करके एक आर्टिकल लिखा था। उसके बाद जलते दीप के अंदर में भी लिखा था। और मैं छुट्टी जब जो आता था तो जोधपुर के अंदर में जब मैं पढ़ा था, मेरे जो साथी थे, तो मैं चौराहों पे लोगों को बुला करके और गांव के लोगों को कहता था कि खाना बंद कर दो, छोड़ना बंद कर दो। 1997 ऑनवर्ड्स में यह सब काम शुरू कर दिया था। तो इसलिए अब पूरी सोसाइटी को तो आप नहीं कर सकते हो कंट्रोल, पर मेरे मन में यही था शुरू से कि जब मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं इस मृत्युभोज को नहीं करने की कोशिश करूंगा, अपने परिवार को साथ में लेके। जब लकीली मैं इतना लकी हूं कि मेरा भाई ये पोस्ट ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, तो भाई के अंदर में भी इतनी क्षमता डेवलप हो गई है, सोच डेवलप अच्छी हो गई है। और वो मेरे साथ में, जब मैंने कहा कि मेरे पिताजी का मृत्युभोज नहीं करूंगा, तो मेरे साथ में तो काफी गांव के जो पंच पटेल थे उनका आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहा होगा? आया आपको पता ही है कि अब किसी का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है। पर वो समाज में ये होता है, प्रेशर आता है। हाँ, प्रेशर आता है। किसी का नाम लेंगे तो कोई अच्छा नहीं लगेगा। परंतु आसपास के अंदर में मेरे रिलेटिव्स की बात पे लोग गए और रिश्तेदारों के यहाँ पे कि ये क्या कर रहा है फौजी, इसको थोड़ा समझाओ, ये कर देंगे वो कर देंगे। बट चलो ठीक है, किसी ने वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा भाई एक तरह से मेरे साथ में एक तरह में अडिग था, वो एकदम रॉक सॉलिड मेरे साथ में खड़ा था, वो एकदम पहाड़ की तरह मेरे साथ में खड़ा था। हम दोनों भाइयों ने डिसाइड कर लिया था, तो हमने अपने परिवार के अंदर बहनों को, माताजी वर्ग को समझा दिया, तो किसी को दिक्कत नहीं आई। तो ये मेरा एक डिसीजन था कि भाई मृत्युभोज मैं नहीं खाऊंगा और नहीं करूंगा, और मैं लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये इस तरीके से हमने एक मुहिम चढ़ाई। और उसके बाद में मैंने अभी तक 11,000 लोगों से मृत्युभोज नहीं खाने का एक शपथ पत्र भी जो है वो साइन करवा दिया है। शपथ पत्र की हमने डायरिया छपवा के रखी है और उसके अंदर में हम व्यक्तिगत रूप से उसकी साइन करवाते हैं कि भाई आप करोगे नहीं करोगे वो तो आपके परिवार पर निर्भर करता है, परंतु खाना नहीं खाना तो आपके हाथ में। तो शपथ पत्र उनसे साइन करवाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये जो मौत है, शोक है, उस शोक को शोक रहने दो। इसमें जितना साधारण सिंप्लिसिटी हो उतना बेटर है। उसके अंदर में नॉर्मल अपना जो दाल रोटी होता है जो जीवन चलाने के लिए, उतना तक ही सीमित रहने दें। शोक को एक खुशी में कन्वर्ट नहीं करें। मिठाई या मीठा भोजन तभी होता है जब किसी प्रकार की खुशी होती है। मौत में किसी प्रकार की खुशी तो है नहीं। अच्छा, दूसरा फिर क्या होता है कि मौत जब मृत्युभोज एक आदमी करता है तो फिर दूसरों लोगों को भी करना पड़ता है। एक तरह से सोशल ट्रेडिशन ऐसी बनी हुई है कि जो मृत्युभोज करे जो को तो हपूत बेटो है और जो को नहीं करे जो को कपूत बेटो है। तो ये यदि सोसाइटी पूरा के बूढ़िया कहे कि भाई सही गतम नहीं जब वास्ते मृत्युभोज करना भी जरूरी। एक सामाजिक परिपाटी ऐसी क्यों बनी कि लोग ये मानते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे यदि मृत्युभोज पीछे खर्च नहीं करते? ये रूढ़िवादिता क्यों? ये रूढ़िवादिता तो हमारा समाज अनपढ़ समाज है। हमारा समाज अनभिज्ञ समाज है। समाज को इतना पता नहीं है कि क्या स्वर्ग और नरक क्या होता है। उन्होंने किसी ने, ये अनपढ़ लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़ा है। शास्त्र हमारे जितने भी हैं, रामायण है, महाभारत है वगैरह, ये कहते हैं कि आपको आगे आपके कर्मों के हिसाब से जगह मिलेगी। आप अपने कर्म अच्छे करते रहो तो आपको आगे जैसी जगह मिलनी पड़ेगी। आप गलत काम करते रहोगे, आप पाप करते रहोगे, चोरियां करते रहोगे, आप यहाँ 1000 लोगों को भी 10,000 लोगों को भी खाना खिलाओगे तो भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो समाज के अंदर कर्नल बलदेव सिंह को एक मानव नाम की उपाधि मिली, ये आपने क्यों सोचा और क्यों आप चाहते थे कि मैं छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसी भावना स्थापित करूं जैसे जो भी है राजपूत हैं या फिर जो भी जिस जाति के मेघवाल हैं, जाट हैं, वो सब सामंजस्य बना के आपसी तालमेल जो उनके बीच में कई बार दरारें होती हैं, जो खाई होती हैं, उसको भरने के लिए आपने शायद मानव शब्द का यूज किया होगा कि हम सबको एक साथ लेके चले। हाँ बिल्कुल, वो आप सही कह रहे हो सोहेल सिंह जी। मेरे मन के अंदर में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 11वीं पढ़ के यहाँ से BSc फर्स्ट ईयर करते करते गया, फिर मैं बाहर आर्मी एजुकेशन कोर में गया तो मुझे समझ में आया कि बिना शिक्षा आदमी अधूरा है। और एजुकेशन कोर के अंदर में उस जमाने के अंदर में 1985 के अंदर में लोग PhD आते थे। तो मैंने देखा यार एजुकेशन के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो मैंने हायर एजुकेशन कंप्लीट करना शुरू की। मैंने पहले ग्रेजुएशन किया इंग्लिश लिटरेचर से, फिर मैंने एक सब्जेक्ट में MA किया, करते करते 4 सब्जेक्ट में MA कर दिया। फिर मैंने B.Ed किया, उसका गोल्ड मेडलिस्ट था मैं। उसके बाद M.Ed कर दिया, उसके बाद में फिर M.Phil कर दिया। M.Phil करने के बाद मैंने डॉक्टरेट कर लिया, डॉक्टरेट करने के बाद 5 सब्जेक्ट में PG डिप्लोमाज कर दिया। तो ये सब पढ़ते पढ़ते मेरे
मेरा 13 साल तक लगातार पढ़ता गया। उसके बाद कमीशन लिया आर्मी में होने के बाद। आर्मी के होने के बाद, और मैं उसके बाद 1998 के अंदर में इंडियन आर्मी के अंदर में एज ऑफिसर कमीशन लिया और इंडियन मिलिट्री एकेडमी वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए गया। तो इन 13 सालों के अंदर में जो मेरी समझ डेवलप हुई, उस समझ के अंदर में ये मुझे समझ में आ गया कि मानवता जो है वो सबसे ऊपर है। वो धर्म जाति उस सबसे ऊपर मानवता है, काम करते हैं क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर में देख लो, विश्व के अंदर में, कि हम चाहे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हो, परंतु मानवता जो है वो मानव एक जैसा होता है। सभी जो हम ईश्वर के घर से आते हैं तो हम एक मानव के रूप में यहाँ पे जन्म लेते हैं। यहाँ आने के बाद जिस घर के अंदर में या जिस जाति में, जिस धर्म के अंदर में पैदा हो जाते हैं, उसी से हिसाब से हम उस जाति या उस धर्म के हो जाते हैं। परंतु मानवता सर्वोपरि है। यदि हम मानवता के आधार पे काम करें तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इस दुनिया के अंदर में आएगी नहीं। जब हम जाति और धर्म के नाम पे हम दीवारें खड़ी कर देते हैं और वो दीवारों को स्वार्थी लोग और मजबूत कर देते हैं, तो फिर समस्याएं आ जाती है। हम जाति और धर्म के नाम पे, सवाई सिंह जी, आजकल जो एक एनवायरनमेंट चल रहा है, ये इन दीवारों को इतनी मजबूत करते जा रहे हैं कि हम मानवता के अगेंस्ट भी अन्याय करते हैं। जाति और धर्म के प्रति आप यदि इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो गए तो आप सिर्फ अपनी जाति और धर्म को ही सच्चा मानोगे। फिर आप, अगला आदमी सच्चा भी है तो भी आप इमोशनली अपनी जाति धर्म से इतने अटैच हो गए कि उस सच्चे आदमी के अगेंस्ट के अंदर में भी आप अन्याय करोगे। तो इसका मतलब आपने किसी जाति धर्म से हो, इसका मतलब आपने न्याय का गला घोट दिया। जब आपने न्याय का गला घोट दिया है तो फिर उसकी रिएक्शंस होगी, रिएक्शन होगी तो सोसाइटी के अंदर में प्रॉब्लम होगी। कर्नल बलदेव सिंह कई मंचों पर कहते हैं कि नशा बंद करो, कुरीतियां खत्म करो। क्या नशा ही एक कुरीति है या समाज में इसके अलावा भी अनेक प्रकार की कुरीतियां हैं जिनको हमें बिल्कुल जड़ से खत्म करना है? देखो, समाज के अंदर में बहुत सारी कुरीतियां हैं और उस कुरीतियों के अगेंस्ट में, जैसे मृत्युबोध, मैंने शुरुआत यहीं से होगी। हाँ, मैं बताऊं आपको, एक मृत्युबोध किस प्रकार से सबसे बड़ी कुरीति है। मृत्युबोध जब आप करते हो तो आप उसके अंदर में खर्चा बचाने के लिए छोटी बच्चियों की भी शादी कर देते हो कि भाई अब क्योंकि लोगों के पास, आम आदमी के पास इनकम तो होती नहीं है, तो ज्यादा इनकम नहीं होती कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी आपको जीने नहीं देगी। तो जब आप करना ही पड़ेगा तो इसी के अंदर में लड़कियों की शादी भी कर दो। तो ये बाल विवाह वहीं से शुरू हुए। अच्छा, फिर जब इतने सारे इकट्ठे होते हैं तो उसके अंदर में जब अफीम चलता है तो अफीम और ये जो डोडा चलता है, तो इसका मतलब है कि आपने उन स्मगलर्स को, उन तस्करों को इतने बड़े एक मार्केट क्रिएट करके दे दिया कि भाई आप इतने बड़े आयोजन होते हैं, उसमें अफीम की जरूरत होती है, तो अफीम इतनी कहीं से ले तो नहीं सकता, सरकार का तो वो ठेका इतना होगा नहीं जिनको, तो फिर वो तस्कर जो है वो आपको बड़े पैसे के अंदर में। और कर्नल साहब, आपका ही मंशा पर ये भी मैंने सुना है, आप कहते हो कि भाई नशा बिल्कुल बंद करो, लेकिन सरकार को कहीं माने तो रेवेन्यू भी इनसे ही ज्यादा मिलता है। तो ये चीजें क्यों बनी और क्यों ये आखिर समाज में आखिर घुल मिल गई और समाज को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया? देखो, सरकार का अब वो क्या है, उनकी अपनी मजबूरियां क्या है, उसका तो मुझे इतना डिटेल में नहीं है पता। वो सरकारी नीति, सरकारी अधिकारी और जो पॉलिटिशियंस हैं जो सरकार को चलाते हैं, समाज में पूरा जहर। हाँ, मैं समाज के अंदर में ये कहता हूँ कि समाज के अंदर में जो समाज जो शिक्षित हो गया है, समझदार हो गया है, जैसे मैं आपको 2-3 समाजों का, जैन समाज है और महेश्वरी समाज है, माथुर समाज है, मेरे अच्छे दोस्त हैं उनके अंदर में किसी भी शादी के अंदर में शराब नहीं होता, वहाँ पे कोई अफीम नहीं होता, कहीं डोडा नहीं होता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से प्योर वेजिटेरियन खाना होता है। तो जो समाज समझ गया और इस नशे का जो है बुरा असर एक पड़ता है, उसको, उनको समझदारी होगी तो नहीं लेगा। कर्नल साहब, एक और पूरी चर्चाएं क्षेत्रों के अंदर फैली हुई हैं, जैसे कुछ दहेज को लेकर या फिर मृत्यु भोज को लेकर जो राशि आती है, कुछ में ज्यादातर दिखावा होता है और बताया ये जाता है कि हमने इसको दान में दे दिया, ये दिखावा किया जाता है, लेकिन पीछे के रास्ते वो ये सब कुरीतियां को चालू भी रखते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि दिखावा ना करके आप उन राशि को किसी गरीब को, किसी अनाथ को आप दें और उनका सहयोग करें? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मिशन आपका सही है। हाँ। कि हम बिल्कुल कुरीति को खत्म कर देंगे, लेकिन कहीं भी आ जाए लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। दिखावा तो बाहरी तो आडंबर तो कर देता है, लेकिन अंदरूनी रूप से वो कुरीतियों में चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो हम, जैसे दहेज है या हम महिरा है या हम किसी प्रकार का शादियों के अंदर में जो ज्यादा गहना खरीदने का है, ये जो दिखावा है वो बंद होना चाहिए।
इससे नुकसान क्या होता बताऊं। जैसे एक बच्ची ने अपने एक पिताजी ने अपने बच्ची को ज्यादा दहेज दे दिया और उसने वहां पे डिस्प्ले करके दिखाया, उसने ये दे दिया, फलाना आइटम दे दिया, पलंग दे दिया, अलमीरा दे दी, 50 तोला सोना दे दिया, इतना दे दिया, कैश दे दिया। तो ये जो डिस्प्ले करके जो उसने प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन से आसपास में जितने लोग बैठे हैं उनके, और जो बच्चियां देख रही हैं उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि मेरी शादी में भी मुझे इतना दहेज मिलेगा, और उनके पेरेंट्स के ऊपर में प्रेशर पड़ जाता है कि मने भी तो करना पड़ी, और कहीं न कहीं ये हमारी बच्चियों के लिए अच्छा नहीं है। इसी वजह से बहुत मृत्यु हो जाती है, दहेज की वजह से प्रताड़न होती है। तो हमें ये दिखावा नहीं करके हर माँ बाप जो अपनी बच्ची को अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक देना चाहिए, परंतु वो चुपचाप दे दे। वो सामान पहुंचाना है, दिखावा ना करे, मार्केट से सीधा उसके घर पहुंचा दे, दिखेगा नहीं तो कोई आपको किसी प्रकार का दूसरे लोगों के ऊपर में प्रेशर नहीं पड़ेगा। चेक से दे दे। ये जो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये माथुर साहब वगैरह, मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, ये सीधा चेक से देते हैं और कोई डिस्प्ले करके नहीं दिखाते हैं। हमारे यहाँ 2000 लोगों को बुलाएंगे, पूरा डिस्प्ले करके दिखाएंगे और मैंने इतना कर दिया, और वो अपने कहीं न कहीं पावर, पैसे की पावर को दिखाता है कि मेरे पास इतना इतना पैसा है, और वो जो पैसे का जो माया का भोंडा प्रदर्शन है वो कहीं न कहीं सोसाइटी को नुकसान दे रहा है। बहुत गुरु एक के अंदर भी कहते हैं कि जो ये मोबाइल है जिसको हम डिजिटल युग में काम में लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके दुष्प्रभाव भी हैं और इसके फायदे भी हैं। इसके बारे में आप कई बार कहते हैं कि इस मोबाइल को यदि हम जो सर्च करते हैं वही हमें दिखाएगा, सही हो या गलत हो। मैं कहता हूँ देखो, ये आपके पास में ये मेरा मोबाइल फोन है, इसके अंदर मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, वो वेबसाइट देख दो, या आपने यूट्यूब का कोई एक चैनल देख लिया, आप जैसे ही उसको चैनल को बंद कर दोगे और दोबारा आप यूट्यूब को स्टार्ट करोगे, तो उससे रिलेटेड पूरे यूट्यूब के जितने 10 चैनल है आपके ऊपर सबसे पहले वो, तो इसका एआई सिस्टम होता है वो जनरेट होता है। हाँ, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि ये मोबाइल फोन समझता है कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है, आपका किस में इंटरेस्ट है। आप गलत वीडियो देख रहे हो तो इसको समझ में आ जाएगा, आपको हमेशा गलत वीडियो ही दिखाता रहेगा। आप यदि अच्छे धार्मिक वीडियो देखोगे तो आपको और 10 धार्मिक वीडियो दिखा देगा, रिलेटेड दिखा देगा। तो हम बच्चे तो ना समझ होते हैं, वो गलती से कोई एक गलत वीडियो देख लिया तो वो 10 तरह के गलत वीडियो दिखा देंगे, और फिर वो बच्चे उसके अंदर में फंस जाएंगे देखते देखते, और मानसिकता ऐसी हो जाएगी, फिर वो गलत काम करने लग जाएंगे, फिर वो गलत कामों की तरफ अपने आप प्रेरित हो जाएंगे। तो ये एक दुधारी तलवार है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बचने के लिए पेरेंट्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, टीचर्स को ध्यान रखना चाहिए, सोसाइटी को ध्यान रखना चाहिए, और बच्चों को टाइम टू टाइम समझाना चाहिए। बच्चों की जो क्लास होनी चाहिए स्कूल के अंदर में, टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को ये कहना चाहिए कि बेटा इसके अंदर में आप यूज कर रहे हो तो इसका एक हर हफ्ते इसका एनालिसिस करो कि आपने जो पिछले एक हफ्ता में जो वीडियोस देखे हैं या वेबसाइट देखी है उसमें कौन सी फालतू की थी, उसको डिलीट करो, और उसको फ्यूचर के में ध्यान रखो कि आप उस प्रकार की कोई भी चीज सामने आती है तो उसको साइड करके, डिलीट करके, आपकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो आपको पढ़ाई के अंदर में फायदा देने वाली है, जो आपको प्रोफेशनली आपको एक तरह से बेटर करने वाली है, उस तरीके से इसको यूज करेगा तो ये बहुत अच्छा है यूज करने के लिए, आपका अपना फायदामंद है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। बट यदि इसको आप गलत इस्तेमाल करोगे तो अपना ही गला ये काट देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ हमको इतना समय दिया कर्नल बलदेव सिंह जी ने, और इनका पॉडकास्ट में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम कल फिर मिलते हैं नए किसी विशेष व्यक्ति के साथ खास बातचीत में, और उनसे ही जानेंगे कि आखिर समाज के अंदर क्या बदलाव होने चाहिए, कैसी जो कुरीतियां हैं जो आज समाज के अंदर अपने पैर पसारे हुए हैं, इनको हमको जड़ से खत्म करने के लिए जो भी इसमें अपना सहयोग दे रहे हैं, हम उनसे आपको फिर रूबरू करवाएंगे। आप आरसी मीडिया चैनल पर जुड़े रहें। जय जोधना, जय राजस्थान।